ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले विनोद की, जो कि अपनी पत्नी सीमा के साथ एक घर में रहा करता था। दोनों पति पत्नी अपने खुशहाल जीवन जी रहे थे। ऐसे ही एक सुबह विनोद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे सीमा, थोड़ा जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऑफिस में अगर लेट गया तो मेरा बॉस मुझ पर बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और अगर आज की मीटिंग अच्छे से हो जाती है तो समझ जाना आज मेरा प्रमोशन हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करो। अरे बस बस, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। तुम समय से ऑफिस भी जाओगे और तुम्हें लंच भी आज जल्दी ही मिलेगा। वैसे तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतना कम है। पता नहीं कैसे तुम सारी चीजों को मैनेज कर लेती हो। घर का काम भी अच्छे से कर लेती हो, साथ ही घर से रिलेटेड जो शॉपिंग है वो भी। पतिदेव, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द वुमेन। महिलाएं सब कुछ कर सकती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, घर संभालना हो, बाहर की जिम्मेदारियां हो या फिर आपका नाश्ता। अब जल्दी जल्दी फिनिश करके ऑफिस जाइए, चलिए। विनोद थोड़ी देर में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही शाम को विनोद अपने एक दोस्त मोहन के साथ अपने घर आता है। सीमा उन दोनों के लिए खाना लगाती है। मोहन को सीमा का हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मोहन सीमा की तारीफें करता हुआ कहता है, अरे वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया है आपने। इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं खाया। सीरियसली, हमेशा विनोद आपकी तारीफ किया करता था, तो मैंने भी सोचा चल आज मैं तेरी बीवी से मिल ही लेता हूँ, देखूं तो ऐसा क्या है तेरी बीवी में जो तू इतनी तारीफ करता है। और सच बताऊं तो आप सच में तारीफ के लायक हो। सुंदरता के साथ साथ आपको बाकी के सारे काम आते हैं। अच्छा, बहुत हो गया, खाना खाओ शांति से। देखो, जो सच है वो सच है। अब तुम तारीफ के लायक हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। दिन रात इतनी मेहनत करती हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे काम की तारीफ करूं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन विनोद का दोस्त मोहन विनोद की गैर मौजूदगी में उसके घर आता है और कहता है, अरे भाभी, बहुत देर से विनोद को कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। घर में है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, 2 दिन लगेगा उन्हें आने में। अच्छा, फिर तो मेरा यहाँ आना वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे अगर आपके दोस्त नहीं रहेंगे तो आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे क्या? अरे भाभी, वो बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि विनोद नहीं है तो पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, कि ना जाने लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। लोगों की परवाह करोगे तो उनके बारे में ही सोचते रह जाओगे, अपने बारे में कभी नहीं सोच पाओगे। इसीलिए लोगों को पीछे करके अपने बारे में सोचो। इस तरह से सीमा और मोहन दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। ऐसे ही अब दोनों एक दूसरे से अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब रात को घंटों घंटों दोनों एक दूसरे से मैसेज पर चैट किया करते थे। विनोद को घर आने में भी काफी दिन लग गए थे। ऐसे ही 15 दिन बाद जब विनोद घर लौटता है तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। उसे इस तरह से देख सीमा कहती है, अरे आपको क्या हो गया? आपके आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है? सब ठीक तो है ना? सीमा, मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। हार्ट केमिकल मेरी आंख में चला गया, जिस वजह से मेरी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब मैं अंधा हो चुका हूँ। सीमा, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपनी आंखों के बिना रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके साथ जीने मरने की कसमें खाई है मैंने। हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको कभी मैं छोड़ कर जाऊंगी। आपके पास अगर आंखें नहीं तो क्या हुआ? आप मेरी आंखों से दुनिया को देखोगे। अब सीमा अपने पति के अंधे होने का फायदा उठाती है। मोहन और सीमा दोनों विनोद के सामने ही अपने इस नाजायज रिश्ते को शर्मिसार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन सीमा से कहता है, सीमा, मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। अंधे के पास क्या रखा है? इसके जितने भी जो भी प्रॉपर्टी है उसे अपने नाम करवाकर इसे छोड़कर हम दोनों कहीं और चलते हैं। वहाँ जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन। मैं भी यही सोच रही थी कि अपनी जिंदगी अंधे के साथ क्यों बर्बाद करूं। अभी तो पूरा जीवन पड़ा है मेरे पास। हाँ, तुम ज्यादा सोचो और समझो मत। विनोद से कहकर या जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है वैसे इसके साइन ले लो। वैसे भी अंधा है, प्रॉपर्टी के पेपर पढ़ थोड़ी पाएगा, तुम उसके साइन करवा लो। ऐसे ही एक दिन सीमा प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर विनोद के पास जाती है और कहती है, विनोद, मुझे ना आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है।
आपको नई आंखें मिलेंगी ना, जिसके बाद आप फिर पूरी दुनिया देख पाओगे। इसीलिए यहाँ पर कुछ पेपर्स हैं जिनके ऊपर आपके साइन चाहिए, तो आप साइन कर दो, मैं आपका हाथ पकड़कर आपको साइन करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं सीमा, साइन थोड़ी देर में कर दूंगा, मुझे एक जरूरी काम है। आपकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, इससे भी जरूरी क्या है आपके लिए? देखो मैं तो अंधा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे पेपर हैं, कैसे नहीं, तो साइन करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। साफ साफ बोलो ना कि आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। मोहन सीमा को एक साइड में ले जाता है और उससे कहता है, देखो अगर ये साइन नहीं करता है तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि इसे जान से मार देते हैं, उसके मरने की बाद तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस बंदे को मुझ पर भरोसा नहीं है, साइन ही नहीं करना चाहता। तभी विनोद इन दोनों के पास होता है और जिसके बाद सीमा और मोहन दोनों को थप्पड़ लगाते हुए उनसे कहता है, तुम दोनों को क्या लगा कि मैं अंधा हूँ? ये तो मेरा प्लान था तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था। फ्लैशबैक। विनोद अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल ऑफिस ले जाना भूल जाता है। वो फाइल के लिए घर आ रहा था, तभी अचानक अपने घर के बाहर मोहन की बाइक देखता है। उसे शक होने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो घर की खिड़की से ही मोहन और सीमा को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख लेता है। उन दोनों की बात करने के तरीके से विनोद समझ जाता है कि आखिर दाल में कुछ न कुछ तो जरूर काला है, इसलिए वो अंधे बनने का एक प्लान बनाता है। फ्लैशबैक आउट। मेरा प्लान बिल्कुल सटीक था, मुझे मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे दोस्त ने भी धोखा दिया। सीमा और मोहन दोनों विनोद से माफी मांगते हैं, लेकिन विनोद उन दोनों को माफ नहीं करता और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। एक छोटे से गांव में आरती नाम की एक लड़की अपनी माँ सुमन और पिता हरि के साथ रहा करती थी। आरती के पिता का अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा था, जहाँ पर वो तंदूरी रोटी बेचा करते थे। आरती के पिताजी की तंदूरी रोटी पूरे गांव में मशहूर थी, परंतु महंगाई के चलते हरि को रोटी के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन जब रोटी के दाम बढ़ते हैं तो हरि की कमाई कम होने लगती है और ऐसे ही एक दिन। अरे ओ सुमन, अभी तक खाना तो नहीं बनाया ना? नहीं जी, पर हुआ क्या? चलो अच्छा हुआ जो घर में खाना नहीं बनाया, मैं ढाबे की बची हुई कुछ रोटियां लेकर आया हूँ। ये क्या, आज फिर ढाबे पर से इतनी सारी रोटियां बच गई? अजी क्या हो रहा है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से रोजाना ढाबे से बची हुई रोटियां आप घर पे ला रहे हैं। अब तुम्हें क्या बताऊं सुमन, जब से महंगाई बढ़ी है तब से लोगों की भीड़ कम हो गई है। अब बहुत ही कम लोग आकर तंदूर की बनी रोटी ले जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो घर कैसे चलेगा? आरती भी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी तो करवानी है ना। अरे भाग्यवान, मैं समझ रहा हूँ, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ अगर काम ही नहीं चल रहा तो। इस तरह से हरि और सुमन बात कर ही रहे होते हैं और ये सारी बात आरती सुन लेती है। जिसके बाद आरती अपने पिता हरि के पास जाती है और अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, आप तो जानते ही है ना, मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और जब हमारा खुद का ढाबा है तो क्यों ना मैं अपने काम की शुरुआत अपने ही ढाबे से करूं। आरती बेटा, अभी के समय में इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बस इसलिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, पर मैं तुझे अपने जीते जी कभी काम नहीं करने दे सकता। इसीलिए तू काम करने के बारे में जो सोच रही है उसे अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दे। पर पिताजी, आप तो जानते हैं बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है, मैं अपना ढाबा यानी कि आपका ढाबा खुद चला सकूं। इस तरह से आरती बार बार अपने पिता के सामने काम करने की जिद करती है, लेकिन हरि उसकी एक नहीं सुनता और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हरि भी काम को लेकर बहुत परेशान रहने लगता है और ऐसे ही एक दिन हरि अपना ढाबा बंद करके घर की ओर आ रहा होता है। तभी एक ट्रक हरि को टक्कर मारकर चली जाती है, जिसमें हरि अपना एक पैर गवा बैठता है। ये सब देखकर सुमन बहुत रोती है, तो वही आरती अपने माता पिता से बोलती है, माँ, पिताजी, आप दुखी मत हुए। क्या हुआ अगर आप दोनों का कोई बेटा नहीं है तो मैं हूँ ना, और शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि आप उस ढाबे को मैं चलाऊं। इसीलिए पिताजी अब आप मना मत कीजिए। अरे अब तो अपनी जिद छोड़ दीजिए, और वैसे भी आज के समय में लड़की लड़कों से कम नहीं होती और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। हमारा ढाबा बहुत अच्छे से चलाएगी ये।
अब ना चाहते हुए भी हरी मान जाता है और ढाबे की चाबी आरती के हाथ में दे देता है। अगले दिन आरती भगवान की पूजा करके ढाबे पर जाती है और माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर तंदूर में रोटियां सेकने लगती है। लेकिन ग्राहक के आने से पहले ही गरीब भिखारी औरत उसके ढाबे पर आती है और रोते हुए आरती से बोलती है, बेटिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज तुम मना मत करना। मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया, वो भूखे हैं। अगर वो इसी तरह से भूखे रहे तो वो मर जाएंगे। बेटिया, मुझे कुछ खाने को दे दो ताकि मैं वो खाना अपने बच्चों के लिए ले जा सकूं। मैं बहुत गरीब हूँ, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं खिला पा रही। प्लीज मेरी मदद कर दो। उस औरत की आंखों से निकलते आंसू देखकर आरती से रहा नहीं जाता और उसने जो तंदूर में रोटियां सेकी थी वो रोटियां आरती उस भिक्षुक को दे देती है। अब इसी तरह से अगले दिन भी सुबह आरती के आने से पहले ही वो औरत ढाबे पर आ जाती है और एक बार फिर आरती के आते ही उससे खाना मांगने लगती है। एक बार फिर से आरती उसे खाना खाने को दे देती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती के ढाबे पर उस भिखारिन के सिवा और कोई ग्राहक नहीं आता। ये देखकर अब आरती का मनोबल टूटने लगता है। लेकिन इस बार वो भिखारन अपने हाथों में राख लेकर आती है और आरती से बोलती है, बेटा, आज मैं तुमसे खाना मांगने नहीं बल्कि तुम्हारे इस दया भाव से इतनी ज्यादा खुश हुई हूँ कि तुम्हारे लिए ये जादुई राख लेकर आई हूँ। क्या जादुई राख? पर इस जादुई राख से क्या होगा? बेटा, जब तुम इस जादुई राख को अपने तंदूर में डालोगी तो तुम्हारा तंदूर पूरी तरह से जादुई हो जाएगा और जब इसमें तुम रोटियां डालोगी ना तो इसमें से अनेक रोटियां निकलेंगी। साथ ही कभी भी तुम्हारी रोटियां कम नहीं पड़ेंगी। और तो और इन रोटियों का स्वाद इतना लाजवाब होगा कि तुम्हारा कोई भी ग्राहक बिना रोटी खाए जाएगा ही नहीं। इतना बोलकर वो औरत उसे जादुई राख दे देती है। उस औरत के कहने पर अब आरती जादुई राख को अपने तंदूर में डालकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी है। ये देखकर आरती बहुत परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, कौन थी ये मायावी औरत जो मुझे ये राख देकर गई है? इतना सोचकर अब आरती तंदूर में एक रोटी डालती है और वो देखती है कि पल भर में ही वो रोटी एक से अनेक रोटी बनकर अपने आप बाहर निकल रही है और उस रोटी की खुशबू इतनी लाजवाब होती है कि लोग अपने आप वहाँ खींचे चले आते हैं। कुछ लोग तो खाना खाने के साथ आरती की रोटियों को पैक भी करवा लेते हैं। ये देखकर आरती बहुत खुश होती है और घर जाकर अपने माता पिता से बोलती है, माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों? माँ, क्योंकि हमारी तंदूर अब एक जादुई तंदूर बन चुकी है। आपको पता है आज क्या हुआ? इस तरह से आरती अपने माता पिता को पिछले हुए कुछ दिनों की घटना बताती है और मायावी उस औरत के बारे में भी, जिसके बाद सुमन आरती से बोलती है, आरती बेटा, जरूर वो मायावी औरत माता अन्नपूर्णा रही होंगी जो कुछ दिनों में तेरी परीक्षा ले रही थी और तू उन परीक्षा में पास हो गई है। अब अगले दिन आरती अपने माता पिता को ढाबे पर ले जाती है जहां वो लोग देखते हैं कि ढाबा खोलने से पहले ही वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये देखकर आरती अब अपनी रोटियों का दाम कम कर देती है और जादुई तंदूर में जैसे ही आरती एक रोटी तंदूर में डालती है रोटियां एक से अनेक हो जाती है। अब आरती शाम को ढाबा बंद करने से पहले अपनी बनाई हुई रोटी को गरीब लोगों में बांटती है। ये देख उसके पिता हरी आरती से बोलते हैं, आरती बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ढाबा बंद करने के बाद तू बची हुई रोटियों को इन गरीब लोगों में क्यों बांटती है? पिताजी, क्योंकि उस मायावी औरत ने मुझसे बोला था कि इस तंदूर में बनी हुई रोटियां कभी भी घटेंगी नहीं और हमेशा उतनी ही रोटियां बनेंगी जितने भी लोग हमारे ढाबे पर आएंगे। परंतु हमेशा ये कुछ रोटियां बच जाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना पिताजी कि ये रोटियां गरीब लोगों की है जिसे मुझे देना है। बस इसीलिए मैं ये बची हुई रोटियां गरीबों में बांट देती हूँ पिताजी। शाबाश मेरी बेटी, आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है। बस अब भगवान से मेरी एक ही दुआ है, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं ताकि मैं ढाबे पर तेरे साथ रहकर तेरी मदद करवा सकूं।
पिताजी, माता रानी ने चाहा तो ये दिन भी बहुत जल्द आएगा। इस तरह से अब आरती अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही जादुई तंदूर की मदद से जरूरतमंद और भूखे लोगों की मदद करती है और गरीब लोगों की दुआएं पाती है। ये कहानी है मीनल की। मीनल कौशलपुर गांव की रहने वाली एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए जगह जगह जाकर भीख मांगा करती थी। ऐसे ही एक शाम में मीनल भीख मांगकर अपने घर वापस लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो बूढ़ी औरत मीनल से कहती है, अरे बेटा, मेरी मदद करो। मीनल उस बुढ़िया की आवाज सुनकर भागते हुए जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ अम्मा, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझसे ये सारी लकड़ियाँ ले जाई नहीं जा रही, तो क्या तुम ये सारी लकड़ियाँ मेरे घर तक पहुँचा दोगी? अरे अम्मा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप मुझे बताओ कि ये सारी लकड़ियाँ कहाँ रखनी है। मैं सारी लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आऊंगी। आप बस मुझे रास्ता बताते रहना। तेरा लाख लाख शुक्रिया है बेटा। भगवान हमेशा तेरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। बस अम्मा, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अब आप चलिए मेरे साथ, मैं सारी लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ाऊंगी। आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा। मीनल सारी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें एक रस्सी से बांधकर अपने सर पर उठा लेती है। एक हाथ से लकड़ी पकड़कर रखती है और दूसरे हाथ से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर चलने लगती है। दोनों रास्ते में आपस में बातें करती रहती हैं। थोड़ी ही देर बाद उस बूढ़ी औरत का घर आ जाता है। वह बूढ़ी औरत मीनल से कहती है, बस बेटा, आ गया मेरा घर। ठीक है अम्मा, मैं ये सारी लकड़ियाँ घर के अंदर रख देती हूँ। और अम्मा, और भी कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। नहीं बेटा, तुझे अपने घर भी तो जाना होगा ना। तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पति के जाने के बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और जब अपने माता पिता के घर गई तो उन्होंने भी निकाल दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेले ही अपना पालन पोषण करती हूँ। रोज मांगती हूँ, रोज खाती हूँ। इस तरह से मैं अपने जीवन को जी रही हूँ। लेकिन इसके बाद भी मैंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और अगर तू बुरा ना माने तो क्या तू मेरी एक और मदद करेगी? हाँ, मैं करूँगी। आप बेझिझक होकर बोलिए। जैसे तू अकेली रहती है वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या तू मेरे घर का खाना बना देगी? बस इतनी सी बात, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। आप जाकर आराम करिए, मैं सारा काम कर लूंगी। मीनल घर की सफाई करने के बाद उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर बूढ़ी औरत के पास खाना लेकर जाती है। तभी वह बूढ़ी औरत मीनल से कहती है, बेटा, भगवान हमेशा तुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तू बहुत नेक दिल औरत है, बहुत बड़ा दिल है तेरा। अरे अम्मा, अब बस भी करो, कितनी तारीफें करोगी। अब आप आराम से खाना खा लो और मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर मीनल वहाँ से जाने लगती है। तभी वह बूढ़ी औरत एक देवी का रूप ले लेती है। मीनल ये सब देखकर बहुत खुश होती है और वह देवी के चरण छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है, हे देवी, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। आपके साक्षात दर्शन हो गए मुझे। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। नहीं मीनल, अभी तो तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। और मीनल, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम सफल हुई। तुम बूढ़ी औरत की बिना किसी स्वार्थ की मदद कर रही थी। तुम बहुत ही नेक दिल औरत हो और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मीनल, मैं तुम्हें 3 जानवर देना चाहती हूँ। एक गाय, दूसरी मुर्गी और तीसरा घोड़ा। 3 जानवर? मगर मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने और खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जानवर अगर मेरे साथ रहेंगे तो ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं इनका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगी। मीनल, तुम कितनी भोली हो। मैं तुम्हें कोई आम जानवर नहीं दे रही, बल्कि ये तीनों जानवर जादुई हैं। पहली गाय,
इस गाय का दूध इतना खास होगा कि ये हर रोग का निवारण करेगा और बहुत दूर दूर से लोग तुमसे इस गाय का दूध लेने आएंगे। दूसरी मुर्गी, ये मुर्गी तुम्हें हर रात को सोने का अंडा देगी और ये सोने का अंडा भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। तीसरा घोड़ा, ये घोड़ा तुम्हारे आने जाने का साधन का काम करेगा। जरूरत पड़ने पर ये जादुई घोड़ा कार भी बन जाएगा, बशर्ते तुम्हें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि तुम कभी भी इन 3 जादुई जानवर के होने का घमंड नहीं करोगी और ना ही कभी इस जादू का गलत उपयोग करोगे। और अगर भविष्य में कभी भी तुमने इसका गलत उपयोग किया तो ये जादू हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएंगे और ये जानवर एक आम जानवर की तरह रह जाएंगे। और हमेशा इन तीनों जादुई जानवरों को बुरे लोगों से बचा कर रखना, वरना ये उल्टा जादू कर सकते हैं। मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी इस जादू का गलत उपयोग नहीं करूँगी, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी करूँगी। मीनल, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इन तीनों जानवरों का अच्छे से ख्याल रखना। देवी मीनल को जादू से 3 जानवर देकर वहाँ से चली जाती है। मीनल उन तीनों जानवरों को लेकर अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीनल जादुई गाय के दूध से अपना अच्छा व्यापार शुरू कर देती है। बहुत दूर दूर से लोग जादुई गाय के दूध को लेने आते हैं, क्योंकि वह जादुई गाय का दूध हर रोग का निवारण करने में काफी ज्यादा उपयोगी था, जिस कारण लोग दूर दूर से वह दूध लेने आया करते थे। मीनल का व्यापार काफी अच्छे से चलने लग जाता है। धीरे धीरे मीनल काफी अमीर हो जाती है, जिस कारण गांव के कुछ लोग मीनल से जलने लग जाते हैं। ऐसे ही एक औरत मीनल की तरक्की देखकर खुद से बातें करते हुए कहती है, आखिर ऐसा कौन सा खजाना इस मीनल के हाथ लग गया जो ये अचानक से इतनी अमीर हो गई। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कहाँ ये पहले भिखारी थी और अचानक से इतनी अमीर, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ऐसे ही एक दिन मीनल अपनी जादुई मुर्गी से दिया हुआ सोने का अंडा लेकर अपने घर में जा रही होती है। ये सारा नजारा वह औरत देख लेती है, जिसके बाद वह अपने मन में सोचते हुए कहती है, तो आखिर ये है पीछे का माजरा। इसके पास ये कोई आम जानवर नहीं है। इन जानवरों को तो अब मैं ही चुराऊंगी और मीनल की तरह मैं भी अमीर हो जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह औरत मौका देखकर मीनल के जानवरों के घर में घुस जाती है और वहाँ से उन तीनों जानवरों को चुराने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मीनल आ जाती है और वह औरत काली बिल्ली बन जाती है। ये सब देखकर मीनल को देवी की बात याद आती है कि बुरे लोगों पर इस जादू का उल्टा असर भी पड़ सकता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है।